हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और इसका C4 साइकिल जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया, और हमने देखा कि आखिर कैसे C4 प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। तो बच्चों, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं CAM पाथवे के साथ में। तो बच्चों, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे जो है वो किन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है? बच्चों, ये प्लांट मेनली बिलोंग करते हैं फैमिली क्रेसुलेसी से, और ये एक्चुअल में ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सुकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट। बच्चों, ये सुकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो कौन से प्लांट जिनके अंदर म्यूसिलेज भरा हुआ है, जीरोफाइटिक प्लांट है, और वाटर को म्यूसिलेज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। बच्चों, इनके अंदर जो एडेप्टेशन है, स्पेशल एडेप्टेशन, वो क्या है कि ये प्लांट म्यूसिलेज स्टोर करते हैं, जीरोफाइटिक है, अपना वाटर लॉस जो है उसको बचाना चाहते हैं। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या मैकेनिज्म निकाली कि इनके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो रात को खुलते हैं। क्या बोलेंगे हम उनको? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो बच्चों, स्टोमेटा रात को खुलते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्लांट जो है वो CO2 कब अपटेक कर सकता है? रात को। फोटोसिंथेसिस कब करना है? जब लाइट हो तब करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी मैकेनिज्म निकाली जिससे कि रात को CO2 को फिक्स करते हैं और दिन में उस CO2 को यूज़ कर लेते हैं। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो बच्चों, इसके जो मेन एग्जाम्पल है, आखिर सुकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो है वो CAM प्लांट है। अगेव, ओपनशिया, कैक्टस जो होता है ओपनशिया, कॉलेंचोए, सीडम, पाइनएप्पल, एट्सेट्रा। तो बच्चों, ये प्लांट हैं जो जीरोफाइटिक प्लांट हैं और सुकुलेंट टाइप के, मींस इनके अंदर म्यूसिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वाटर को म्यूसिलेज की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो CAM प्लांट होते हैं, इनके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट है। क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट। बच्चों, क्रेंज एनाटॉमी एब्सेंट है, फिर ये कैसे काम कर रहा है? एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर जो पेप्केज एंजाइम है या पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंड दूसरा रुबिस्को एंजाइम, बोथ आर प्रेजेंट इन सेम सेल। बच्चों, दोनों के दोनों एक ही सेल में, लेकिन क्या दोनों के दोनों सेम सेल में अलग अलग जगह पे होते हैं? बच्चों, पेप्केज जो होता है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और रुबिस्को एंजाइम जो होता है बच्चों वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि रुबिस्को एंजाइम की पोजीशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और पेप्केज साइटो, यानी इनिशियल फिक्सेशन जो है वो भी उसी सेल में होगा जिसमें, और उसी सेल में क्लोरोप्लास्ट में रीफिक्सेशन की प्रोसेस भी होगी। तो बच्चों, जब रात को स्टोमेटा ओपन होंगे तो पेप्केज जो है वो इनिशियल फिक्सेशन का काम करेगा, और दिन में जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उसका CO2 रिलीज होगी, तो रुबिस्को जो है वो क्लोरोप्लास्ट में उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? हेक्सोस के अंदर या ऑर्गेनिक फूड के अंदर। ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस को एक बार हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, CAM पाथवे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सेल बनाया मैंने, ये सपोज मीजोफिल सेल है, और इसके अंदर ही दोनों प्रोसेस होगी, इनिशियल फिक्सेशन और रीफिक्सेशन। और यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये मैं क्लोरोप्लास्ट बनाया मैंने। तो देखते हैं बच्चों कैसे स्टार्ट होगा कि सबसे पहले जो CO2 एक्सेप्टर होते हैं वो कौन होते हैं? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये खुद 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। CO2 जो है वो सेल के अंदर आया, कब आएगा बच्चों? दिन में आएगा कि रात में आएगा? रात में, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तब। और इसने H2O से रिएक्ट किया और क्या बना दिया? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा किससे? वो रिएक्ट करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। और इसने रिएक्ट किया और क्या बना दिया? जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल पहले की तरह C4 साइकिल की तरह बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बच्चों कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर। बच्चों ये मैलिक एसिड अब यहाँ पर एक ही सेल में चल रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ऐसा नहीं है कि मीजोफिल से बंडल शीट में जा रहा है, मीजोफिल में ही है। और जब दिन में लाइट आएगी उस टाइम पे ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा होगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। क्या बन जाएगा बच्चों, पायरुविक एसिड। और जब पायरुविक एसिड बना उस टाइम पे क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 जो है वो रिलीज हो गई। और ये CO2 को अपटेक करेगा कौन, जो रुबिस्को एंजाइम है वो। रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये बाइंड होगा किससे, ये बाइंड होगा RUBP से। तो बच्चों RUBP से बाइंड होकर के ये बनाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का, वही PGA। और यहाँ पर एक साइकिल चलेगी जिसको हम जानते हैं कौन सी साइकिल है ये है बच्चों C3 साइकिल। और प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा हेक्सोज शुगर, सपोज ग्लूकोज बन गया। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर मैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से जो CO2 निकला वो क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल चलाने में यूज़ हो जाता है। और फिर ये पायरुविक एसिड जो है वो वापस से कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो बच्चों ये प्रोसेस तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने C4 साइकिल में पढ़ा था। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि क्रेंज एनाटॉमी नहीं है, सारी प्रोसेस एक ही सेल में हो रहा है। पेपकेज और रुबिस्को एंजाइम एक ही सेल में, बट टाइमिंग का डिफरेंस है। तो बच्चों एक बार हम देखते जाते हैं कि एंजाइम भी कौन कौन से काम करते हैं। कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इनिशियल CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए जो कंपाउंड होता है CAM पाथवे में भी, वो क्या होता है, वो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो कि बाइंड कर रहा है किसको, बाइकार्बोनेट को। बच्चों बता सकते हो कौन सा एंजाइम था यहाँ पर एंजाइम था पेपकेज और पेप कार्बोक्सिलेज। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना बच्चों वो क्या बना, वो बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है बच्चों ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। और साथ में यहाँ पर जो चेंज होता है बच्चों वो आपको पता होगा कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यानी NADPH2 जो है वो यूज़ होता है। और जो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है वो कौन सा है, वो एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने बच्चों मैलिक एसिड बना दिया। फिर यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और इसके साथ साथ में जैसा कि हमने C4 साइकिल में भी पढ़ लिया था बच्चों, NADP जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, NADPH2 में या NADPH में। और यहाँ पर भी एंजाइम कौन सा होगा बच्चों, डीहाइड्रोजिनेज। तो बच्चों डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इसने अपना CO2 जो है वो दे दिया किसको, क्लोरोप्लास्ट में जो RUBP प्रेजेंट है उसको। यानी ये CO2 जो है वो रिएक्ट कर जाएगा किससे, RUBP से। कौन से एंजाइम की हेल्प से बच्चों, ये जो एंजाइम यहाँ पर काम करेगा वो होगा रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम की पोजीशन कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से C3 साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर पायरुविक एसिड जो बना हमारा 3 कार्बन का वो वापस से कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर। और इस प्रोसेस में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही चेंज होगा। ATP पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ADP के अंदर। और ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, AMP के अंदर। और यहाँ पर जो एंजाइम हेल्प कर रहा है बच्चों वो कौन सा है, डाइकाइनेज एंजाइम। तो प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा हमने C4 पाथ में पढ़ा था। बट जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया कि आधी प्रोसेस दिन में हो रही है और आधी प्रोसेस जो है वो रात के टाइम पे हो रही है। बच्चों कितना पार्ट इस रिएक्शन का है जो दिन में हो रहा है और कितना रात में हो रहा है, कि जैसे हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये जो इस साइड वाले जितने भी रिएक्शन हैं ये रिएक्शन हो रहे हैं नाइट में। और बच्चों इस साइड वाले जितना भी रिएक्शन है वो सब कहाँ पे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं डे टाइम पे, दिन में। अब क्यों ऐसा हो रहा है ये आप इजीली समझ सकते हैं बच्चों, क्योंकि दिन में जब लाइट होगी तभी फूड बनेगा, रात में जब स्टोमेटा ओपन होंगे उसी टाइम पे CO2 जो है वो
अंदर आएगा, यानी CO2 की एंट्री हो रही है और ऑक्सोलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कब? रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे वही मैलिक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस टाइम पे लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH2 बन रहा होगा उसके थ्रू ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाएगा और ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा किसमें? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो बच्चों इस प्रोसेस में यदि हम बोलें कि आखिर यदि CAM पाथवे के थ्रू 1 ग्लूकोज बनाना है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज इन CAM पाथवे। बच्चों CAM पाथवे में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक के लिए 1 CO2 के लिए यहाँ पे 2 ATP के इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा कंज्यूम है, 6 के लिए 12 ATP C4 पाथवे के अंदर, प्लस यहाँ पर कितना होगा 54 ATP, यानी टोटल 66 ATP कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी कैलकुलेशन जो है वो भी बिल्कुल C4 पाथवे जैसा ही रहेगा। और अब बात करते हैं क्या CAM प्लांट जो है उसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा बच्चों? तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन अकर्स होता है, बट लेस देन C3 प्लांट। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा C3 प्लांट में होगा, फिर CAM प्लांट में होगा और C4 प्लांट के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन बच्चों होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सकुलेंट प्लांट के अंदर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म चलता है और इसका मेन जो रीज़न है वो है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का होना। ये अपने आप को उस जीरोफाइटिक कंडीशन में बचाने के लिए, ताकि ये वाटर लॉस में अपना पानी लॉस ना कर दे, तो उसको बचाने के लिए इसने क्या किया, स्टोमेटा को दिन में क्लोज रखे, रात में ओपन किया, इसलिए नाइट में CO2 एंटर होकर मैलिक एसिड में स्टोर हो गया और दिन में CO2 रिलीज करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है। ठीक है बच्चों, और इस मेथड के थ्रू एक ग्लूकोज बनाने के लिए 66 ATP जितने नेट एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद में फोटो रेस्पिरेशन। आखिर फोटो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है और क्यों होती है वो सब हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था डेकर और शियो ने। डेकर और शियो ने डिस्कवर किया और इसका दूसरा नाम जो है वो C2 साइकिल या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे भी है। इसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं बच्चों। इसका एक और भी नाम है, वो है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, PCO, इसको शॉर्ट में PCO भी बोल देते हैं। ऐसे ही हम जो C3 साइकिल है बच्चों, उसके लिए फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन वर्ड जो है वो भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों आखिर ये फोटो रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है? फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ O2, यानी लाइट की प्रेजेंस में जब O2 ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे जो रुबिस्को एंजाइम है बच्चों, रुबिस्को में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि RUBP जो है वो CO2 को फिक्स करने के बदले में ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और यदि वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो कार्बन जो है अपना जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, RUBP है, उससे O2 को उससे कार्बन को बाहर निकाल देगा किस फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में। यानी कि ये क्या करने लग जाएगा, ऑक्सीजन को अपटेक करने लग जाएगा और CO2 को रिलीज करने लग जाएगा। तो बच्चों क्या इसमें ATP भी प्रोड्यूस होगी? नहीं, इसमें ATP प्रोड्यूस नहीं होगी बच्चों, बल्कि इसमें तो ATP कंज्यूम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ हार्मफुल और वेस्टफुल प्रोसेस। अब बच्चों C3 प्लांट्स के अंदर मोस्टली ये देखने को मिलता है और इसके अंदर O2
यूज़ होगा यानी O2 का अपटेक होगा और CO2 का रिलीज होगा, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो आखिर हम सोचते हैं कि फिर प्लांट ऐसा कर क्यों रहे हैं कि प्लांट जो है यदि फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है तो क्या इसके पीछे कोई भी लॉजिक है? तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यदि सेल के अंदर O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट को, यानी ये डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट को ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा। तो उससे बचाने के लिए इस ऑक्सीजन को सेल ने यूज़ कर लिया, किसके लिए, किस प्रोसेस में, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ताकि बच्चों वो बचा पाएगा अपने ऑर्गेनेल्स को। और बच्चों इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है, पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, ये 3 सेल ऑर्गेनेल इस प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों इस प्रोसेस को अब हम थोड़ा ठीक से स्टडी करते हैं। बच्चों ये रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले वो इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हमको शॉर्ट में एक बार समरी पता पड़ जाए कि फोटो रेस्पिरेशन में आखिर काम की चीज़ें क्या क्या है। तो बच्चों नॉर्मली जब हम C3 साइकिल पढ़ते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP होता है। अब ये RUBP जो है वो नॉर्मली किससे रिएक्ट करेगा? CO2 से रिएक्ट करेगा और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है बच्चों यहाँ पर वो क्या होता है? वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यदि हम यहाँ पर 2 RUBP और 2 CO2 को रिएक्ट कर रहे हैं तो बच्चों कितने PGA बनेंगे? 4 PGA बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब यही सेम चीज़ में यदि यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए तो क्या होगा? तो CO2 के बदले में ऑक्सीजन बाइंड करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर क्या होगा? ये 4 PGA तो बन नहीं सकते, क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 2 तो PGA यानी 4 कार्बन ये हो गए। देखो बच्चों पहले RUBP और CO2 था तो यानी 10 and 2 12 होने चाहिए थे, तो 4 3 12 बैलेंस था। अब यहाँ पे CO2 नहीं, O2 काम कर रहा है, तो RUBP के साथ में कौन ऐड हो रहा है? O2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने रह गए? 10 के 10 रह गए। तो 2 PGA बना 6 कार्बन और 2 बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों अल्टीमेटली कितने कार्बन? 3 2 6 एंड 2 2 4 10 हो गए बच्चों। तो प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। तो बच्चों RUBP से अब रिएक्ट कर रहा है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इसके साथ में रिएक्शन की, 2 मॉलिक्यूल लेके पढ़ रहे हैं अभी, 2 RUBP 2 ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो बच्चों ये प्रोडक्ट बना। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट। तो बच्चों इसी ग्लाइकोलेट की वजह से हम इस साइकिल को ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं और C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो बच्चों पहला स्टेप जो है वो आपको पता पड़ा कि क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस चल रही है, जहाँ पर एक्टिविटी क्या हो गई? एक्टिविटी हो गई ऑक्सीजिनेज। और ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी होने की वजह से फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बन गया? फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का है, इसीलिए हम इसको C2 साइकिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये PGA जो है वो तो पार्टिसिपेट कर सकता है किसके अंदर? C3 साइकिल के अंदर, लेकिन ये फॉस्फोग्लाइकोलेट तो नहीं करेगा। अब होता क्या है? ये जो ग्लाइकोलेट है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ग्लाइकोलेट बन गए कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के अंदर, पेरोक्सिसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो रिएक्शन करते जाते हैं। और आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन करने के बाद में हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोलेट था वो कन्वर्ट हो जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में, और बदले में क्या होता है? बदले में एक CO2 जो है वो निकल जाती है। तो बच्चों ये जो CO2 निकलती है वो एक्चुअल में, जैसे हम यहाँ पे बात करें 3 सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो एक तो क्लोरोप्लास्ट जिसकी रिएक्शन हम मेनली देख रहे हैं, और दूसरा पेरोक्सिसोम, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों CO2 कहाँ पर रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजनेशन एक तो यहाँ पे होता है, एक ऑक्सीजनेशन यहाँ पे भी होता है, किसके अंदर? पेरोक्सिसोम के अंदर। ठीक है बच्चों। तो
क्या हुआ, अल्टीमेटली ये ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA के अंदर। तो अल्टीमेटली 2 RUBP जो है वो कन्वर्ट हो गए किसमें, 3 PGA के अंदर और 1 CO2 बाहर। अब बच्चों इसके ऊपर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन कहाँ कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है और पेरोक्सिसोम में होता है। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलेट, इसी वजह से इसको C2 साइकिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसीलिए रोबिस्को के अंदर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर आती है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ पर कि कितने % कार्बन का लॉस होता है इस प्रोसेस में, कार्बन का लॉस कितना % है। तो देखो बच्चों यहाँ पर RUBP के अंदर कितने कार्बन है, 2 यदि हमने लिए तो 10 कार्बन, यहाँ पर 3 PGA बन गए, मतलब 9 कार्बन तो आ गए, 1 कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे लॉस, इसका मतलब 10% कार्बन लॉस होता है। दिख रहा है बच्चों, 10% कार्बन लॉस होता है किस प्रोसेस के अंदर, इस फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। बच्चों एक और भी क्वेश्चन आता है कि फोटो रेस्पिरेशन से एफिशिएंसी कितनी डिक्रीज हुई। यदि यहाँ पे CO2 बाइंड कर रहा था तो कितने PGA बन रहे थे, 4 PGA। आपको ध्यान है बच्चों, हमने बात की थी कि यहाँ पर CO2 ऐड हो रहा है तो 4 PGA बन रहे। अब यदि यहाँ पर O2 ऐड हो रहा है तो फिर कितने PGA बन रहे, 3, 4 के बदले 3, यानी कितना % लॉस हुआ, 25% एफिशिएंसी लॉस है यहाँ पे। तो बच्चों ध्यान रखना, फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन लॉस कितना होता है, 10%, और जबकि इसकी एफिशिएंसी लॉस कितनी होती है, 25% एफिशिएंसी लॉस होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसके बाद में हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिटेल में। तो बच्चों फोटो रेस्पिरेशन जो है उस प्रोसेस में 3 सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर RUBP, रेबलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो होता है वो सबसे पहले रिएक्ट करना स्टार्ट करता है किससे, O2 से, क्योंकि O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए ये O2 से यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। O2 से बाइंड हुआ किस एंजाइम की हेल्प से, वो एंजाइम का नाम है हमारा रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। बच्चों ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लाइकोलेट के अंदर, यानी इसने क्या किया, इसने अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज कर दिया और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से ट्रांसफर होकर के किस में आ जाता है, पेरोक्सिसोम्स के अंदर। ग्लाइकोलेट जो है वो पेरोक्सिसोम्स में फिर फर्दर रिएक्शन करता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर। बच्चों जब ये ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है और H2O2 बनती है। फिर ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है एक अमीनो एसिड के अंदर जिसका नाम है ग्लाइसिन। बच्चों ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कितने कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ग्लाइसिन जो है वो अब यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन आ गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, वो कन्वर्ट होता है दूसरे अमीनो एसिड के अंदर, यानी 2 ग्लाइसिन थे तो 2 ग्लाइसिन से बना एक सिंगल सेरीन, यानी ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया बच्चों किसके अंदर, सेरीन के अंदर। बच्चों जब ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बन रहा था उस टाइम पे यहाँ पर अमोनिया जो है वो ऐड होती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया जो है वो रिलीज़ हो जाती है, बाहर निकल जाता है। एक और भी चीज़ CO2 जो है वो भी बाहर निकलता है, क्योंकि 2 ग्लाइसिन होने का मतलब 4 कार्बन है, 1 सेरीन होने का मतलब 3 कार्बन है, तो कुछ इस टाइप का चेंज होगा। और साथ में यहाँ पर बच्चों एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाती है, NADH2 भी बनता है। फिर बच्चों ये सेरीन जो है वो यहाँ से बाहर निकल करके पहुँच जाता है कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में सेरीन की एंट्री हो गई।
सेरीन यहाँ पर कन्वर्ट होता है दूसरे कंपाउंड के अंदर जो है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या बन जाएगा सेरीन से? हाइड्रोक्सी पायरुवेट। और यह हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है बच्चों वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लिसरेट के अंदर। किसमें बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में। बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जैसे यहाँ पर NADH2 प्रोड्यूस हुआ था, वैसे यहाँ पर NADH2 जो है वो यूज़ भी हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये बात जो है एनर्जी वाली वो यहाँ बैलेंस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक अमोनिया जो है वो रिलीज भी होता है। ठीक है बच्चों, अब ये ग्लिसरेट जो है वो यहाँ से एंटर हो जाएगा वापस से किस में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में आ गया ग्लिसरेट, और ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं आप। अब ये ग्लिसरेट जो है वो वापस से यदि एक ATP यहाँ पर यूज़ कर ले तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो बच्चों अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें एक बात और भी आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी पायरुवेट और सेरीन जो है, सेरीन से और ग्लाइसिन बनने में यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन जैसी प्रोसेस जो है वो चलती है। ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस यहाँ पर रहेगी। ठीक है बच्चों, तो फिर अल्टीमेटली आपने क्या देखा यहाँ पर कि सारी प्रोसेस के बाद में 3 PGA बन गए। 2+1 3 PGA का फॉर्मेशन हो गया। एक CO2 जो है वो इस प्रोसेस में लॉस हो गया। तो वो जो हमारा जो क्वेश्चन था कि आखिर कितना % कार्बन लॉस हुआ? 10, 9 यहाँ पर है, एक CO2 लॉस हो गया, इसका मतलब 10% कार्बन लॉस हुआ। और यदि दूसरा क्वेश्चन था कि एफिशिएंसी कितनी रह गई, O2 जुड़ने की वजह से 4 के बदले 3 ही PGA बन पाए, यानी एफिशिएंसी जो है वो 25% रिड्यूस हो गई, 75% रहेगी। ठीक है बच्चों, तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो इस तरीके से इन तीनों सेल ऑर्गेनेल जो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसका यूज़ हमने देखा कि ये ऑक्सीजन को इस प्रोसेस के थ्रू बिजी रखता है ताकि सेल के जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो उनको हार्म ना हो। ठीक है बच्चों, और जो ये फोटो रेस्पिरेशन है ये किस में, कौन से प्लांट में एब्सेंट होगा बच्चों? ये C4 प्लांट में एब्सेंट होगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में आपने फोटो रेस्पिरेशन जो है उसको अच्छे से समझ लिया है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है कि इन फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट एंड ग्लाइसिन सिंथेसिस अकर्स रेस्पेक्टिवली इन। ग्लाइकोलेट कहाँ पे बन रहा है और ग्लाइसिन कहाँ पे बन रहा है? तो बच्चों हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ था? क्लोरोप्लास्ट में RUBP ने फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया था और जो कि फॉस्फेट रिलीज करके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हुआ था, यानी ये तो कहाँ पे बन गया था? ये क्लोरोप्लास्ट में। फिर रिएक्शन आगे चली थी किसके अंदर? पेरोक्सीसोम्स में, तो वहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट बना, फिर उससे ग्लाइसिन बना। बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक बार वापस से। देख पा रहे हैं बच्चों कि ग्लाइकोलेट कहाँ पे बना? यहाँ पर। और ग्लाइसिन कहाँ पे बना है? यहाँ पर। यानी ग्लाइसिन का फॉर्मेशन पेरोक्सीसोम्स में और ग्लाइकोलेट जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? क्लोरोप्लास्ट में बना हुआ है। तो बच्चों क्या आंसर जाएगा? आंसर जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन को कौन फेवर कर रहा है? तो हमने पढ़ा था कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कब हो रहा है? जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लाइट की इंटेंसिटी हाई है। तो लो लाइट इंटेंसिटी रॉन्ग। लो ऑक्सीजन एंड हाई, बच्चों ये इनकम्प्लीट रह गया है। लो ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। लो टेम्परेचर, नो टेम्परेचर से नहीं इसका रिलेशन। हाई O2 एंड लो CO2, यस बिल्कुल सही। रोबिस्को एंजाइम जो उसको काम करने में दिक्कत आएगी, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देगा। जब हाई O2 रहेगा, लो CO2 रहेगा, तो उस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मीजोफिल सेल ऑफ CAM प्लांट, क्रैशलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट, CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग डे अकर्स थ्रू। बच्चों दिन में, अब आपको याद है रात में CO2 आता था और वो मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर होता था। तो रात में कौन काम करते थे? नाइट में पेपकेज काम करते थे, पेप कार्बोक्सिलेज।
और दिन में जब लाइट होगी एसिमिलेटरी पावर बन जाएगी, उस टाइम पे रिफिक्सेशन होगा CO2 का, और वो कौन करेगा, RUBP करेगा बच्चों। तो पहला ऑप्शन RUBP, बट ये ऑक्सीजनेज नहीं बच्चों, ऑक्सीजनेज नहीं, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी। यस बच्चों, तो RUBP कार्बोक्सिलेज जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज भी दिया हुआ है, ये तो नाइट के टाइम पे एक्टिविटी करेगा, तो इसीलिए बच्चों इसका आंसर होगा थर्ड। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने CM पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए और इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।